तो जब समाज के लिए आप इतने तत्पर हैं तो चुनाव क्यों नहीं लड़ लेते हैं? फिट नहीं पाते हैं और जन सुराज से जुड़े हुए हैं, जन सुराज में काफ़ी एक्टिव रहते हैं आप। एक साल के अंदर पूरे बिहार में जो कुल शराब की जब्ती हुई थी उसका तकरीबन 40% अकेले जब्ती जो है 40% अकेले जब्ती आपने किया है 2018 में पूरे बिहार में। अच्छा। सारे सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस और सारे एक्साइज के जो सुपरिटेंडेंट थे हर जिला के 38 जिला के, उसमें सिर्फ एक मेरा नाम चयनित हुआ। अच्छा। और माननीय मुख्यमंत्री के हाथों से मुझे सम्मानित किया गया। जो कुमार अमित जी हैं उस परिवार के लिए, उस माँ के लिए भगवान बनकर के सामने आए। नमस्कार, आप देख रहे हैं फाइनल पोस्ट पुरुषोत्तम के साथ। आज हम एक ऐसे शख्स के साथ मौजूद हैं जिनका 14 साल का बिहार में प्रशासनिक सेवा का अनुभव है, जिन्होंने दिल्ली यूनिवर्सिटी से लॉ की पढ़ाई की, इस्तीफा भी दे दिया प्रशासनिक पद से और फिर लगे प्रैक्टिस करने पटना हाई कोर्ट में। पूर्वी चंपारण जिले के हैं कुमार अमित जी और इन्होंने एक PIL दाखिल किया मोती झील को लेकर के। उसके बाद मोती झील के विकास में काफी तेजी आई। सरकारी प्रशासनिक महकमे से लेकर के राजनीतिक गलियारों में सियासी हलचल तेज हो गई कि कुमार अमित ने यह क्या कर दिया। और उसके बाद मोती झील की विकास की रथ आगे बढ़ने लगी और आज मोती झील में जो कुछ भी आपको दिख रहा है वो फवारा हो तब, मेरिन ड्राइव हो तब, इसका श्रेय कुमार अमित को जाता है। मोती झील जैसे चंपारण के बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जो उपेक्षित हैं, जिनकी चर्चा नहीं होती है, जो गंदे राजनीति का शिकार हो गए हैं। वैसे तमाम मुद्दों पर हम बातचीत करेंगे कुमार अमित के साथ। स्वागत है सर आपका। नमस्कार चंपारण के सभी लोगों को नमस्कार, आपके सभी दर्शक लोगों को मेरा सादर नमस्कार। मोती झील को लेकर के आपने PIL दाखिल किया, उसके बाद काफ़ी तेजी आई काम में। देखने को मेरिन ड्राइव मिलता है, फवारा मिलता है, बोट भी अब मोती झील में चल रहे हैं। आगे मोती झील का जो ये विकास है ये यहीं तक था कि आगे भी कुछ होने वाला है? देखिए, माननीय उच्च न्यायालय द्वारा जो आदेश पारित किया गया PIL में, उसका कह लीजिए कि 20 to 25% ही काम अभी धरातल पर दिख रहा है। इस काम में और फर्दर तेज़ी लाने के लिए मेरे द्वारा एक कंटेम्प्ट पिटीशन भी दाखिल किया गया है। तो आगामी माननीय उच्च न्यायालय के खुलने के बाद जनवरी 25 में उस पर सुनवाई होगी। इसमें काम अभी बहुत कुछ है, जैसे कि आप देख रहे हैं कि सिविल वर्क में एक मरीन ड्राइव टाइप का स्ट्रक्चर बना हुआ है और दूसरे पक्ष में ये काम हो रहा है। लेकिन झील जो है ना, वो मोती झील, इस बात को समझना होगा, आपके माध्यम से सभी लोगों को मैं समझाना भी चाहता हूँ कि ये आपके स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ है। हमारे मोतिहारी शहर में इन पर्टिकुलर अंडरग्राउंड जो वाटर हम लोग यूज़ करते हैं उसके दो ही रिसोर्सेज हैं, स्रोत हैं, एक तो मोती झील और दूसरा धनौती। तो ये आपके स्वास्थ्य को प्रभावित कर रहा है। आपको पता है, मैं शॉर्ट में बताना चाहूँगा कि गर्मी के दिनों में आपका वाटर लेवल भाग जाता है। पानी की टंकी 12-13 घंटे में भरती है, बहुत जगह पे पानी की टंकी भर नहीं पाती है। और जो आज से 15 साल 16 साल पहले हम लोग चापाकल का पानी भी सीधे तौर पे पी लेते थे, वो आप आज नहीं पी सकते हैं। हर घर में RO लग गया है। उसके बावजूद आप हर घर में देखिए, आप पता कीजिए, आप पत्रकार हैं, अपने स्तर से भी इस बात को पता कीजिए कि लीवर और किडनी से संबंधित जो बीमारियां हैं वो काफ़ी बढ़ गया है। कैंसर्स की भी शिकायत आ रही है। तो झील की पानी जब प्रदूषित होगी, उसकी सफाई नहीं होगी, उसको अविरल प्रवाह नहीं मिलेगा, तो ये समस्याएं बढ़ेंगी और इस पर लोगों को सोचना चाहिए। झील की जब बात आती है तो आपका नाम सामने आता है। झील से आपका कौन सा लगाव है? क्यों आप बार बार झील की बात करते हैं? ऐसा है कि देखिए, बचपन मेरा झील के किनारे बीता है। तो बहुत लोगों का बीता है। बहुत लोगों का बीता है। हमने बचपन से देखा है, यहाँ पे साइबेरियन पक्षी आते थे और झील का एक प्रवाह था। छठ में हम लोग आराम से उतरते थे पानी में। आज आप छठ घाट में पानी में नहीं उतर सकते। उतरने के पहले आपको 50 बार सोचना पड़ेगा कि आप कौन सा चर्म रोग लेके निकले वहाँ से बाहर। इसी झील से बचपन में हम लोगों ने देखा है, आप लोगों ने पता नहीं देखा है या नहीं देखा है। हमारे उम्र के जो लोग हो या हमसे जो बड़े लोग होंगे वो भी बताएंगे कि वहाँ का पत्ता वगैरह का यूज़ होता था और वो एक आर्थिक रूप से भी वहाँ से लोग लाभान्वित होते थे। मछली पालन वगैरह होता था। वो खत्म हो गया सब। 14 साल का आपका प्रशासनिक अनुभव रहा है। मैं आपके कार्यालय में उपस्थित हूँ, यहाँ मैं देख रहा हूँ कि आप मुख्यमंत्री से सर्टिफिकेट ले रहे हैं।
क्या मामला था मुख्यमंत्री से सर्टिफिकेट लेना? एक्चुअली अब शराबबंदी का जो प्रथम वर्ष था उसमें जो है मैं मुजफ्फरपुर में बतौर अधीक्षक मद्य निषेध पदस्थापित था और 1 साल के अंदर पूरे बिहार में जो कुल शराब की जब्ती हुई थी उसका तकरीबन 40% अकेले जब्ती जो है 40% अकेले जब्ती आपने किया है? मतलब कैसे किया ये मैं जानना चाहता हूँ, दर्शक लोग को भी बताना चाहता हूँ। ये हमारा पूरा अकेले का तात्पर्य है कि पूरी टीम थी, पूरा नेतृत्व मेरा था, बाकी हमारी पूरी टीम थी, उसमें उस टीम के सारे लोगों ने अपना योगदान दिया और हमारा मुखबिर तंत्र इतना स्ट्रांग था और सब लोग, चूँकि ये एक नया चीज़ था उस समय हम लोगों के लिए कि शराबबंदी करके और समाज को सुधारना है और राज्य को अग्रसर प्रगति की ओर ले जाना है। तो माननीय मुख्यमंत्री का जो उस समय नीति था सरकार का, उसका अनुपालन हम लोगों ने बहुत ही तन मन धन से किया और दृढ़ता से किया, जिसका परिणाम ये हुआ कि 2016 से 17 के बीच की जब्ती का 40% तकरीबन हम लोगों के द्वारा किया गया, मुजफ्फरपुर की टीम के द्वारा की गई। इसी आलोक में 2018 में पूरे बिहार में सारे सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस और सारे एक्साइज के जो सुपरिटेंडेंट थे हर जिला के 38 जिला के, उसमें सिर्फ एक मेरा नाम चयनित हुआ और माननीय मुख्यमंत्री के हाथों से मुझे सम्मानित किया गया। तो इतना अच्छा आप काम कर रहे थे शराबबंदी में, 40% शराब को पकड़ना, मुख्यमंत्री से सम्मानित होना, फिर आपने नौकरी क्यों छोड़ दिया? मैं आपको बता दूं कि मेरा जो विधि के क्षेत्र में अपना एक अनुभव था, इसके मद्देनज़र मुझे मुजफ्फरपुर से वापस पटना हेडक्वार्टर बुलाया गया और शराबबंदी से संबंधित जितने केसेस थे यहाँ से लेके सुप्रीम कोर्ट तक, इन सभी का एक तरह से सुपरविज़न मैं कर रहा था, देख रहा था, उसमें जवाब दे रहा था। तो यहाँ तकरीबन मैं 4 साल रहा हूँ पटना में हेडक्वार्टर में और 4 साल में मेरा जो पर्सनल अनुभव रहा कि जिस उद्देश्य से, जिस परिकल्पना से, जिस मतलब ईमानदारी से 2016-17 में इनिशियल ईयर्स में 1 साल तक जो हम लोग फील्ड में रह के काम किए या बाकी लोगों का काम देखा, जिसका नतीजा बहुत बेहतर जा रहा था। लेकिन 4 साल के बाद मुझे लगा कि ये कानून जो है सिर्फ इसमें गरीब और जो लाचार लोग हैं उनके विरुद्ध दारू पीने का, उनको पकड़ के जेल में भरा जा रहा है, जेल भरो अभियान टाइप से सब खाना पूर्ति हो रहा है, बड़े माफियाओं के विरुद्ध कुछ कार्रवाई नहीं हो रही है। एक युवा वर्ग, एक बहुत बड़ा तबका जो है जिसको शराब से कोई लेना देना नहीं था, वो अब इसके स्मगलिंग में लिप्त हो गया क्योंकि इजी मनी मिल रहा था। कारण बेरोजगारी एक कारण है, दूसरा इजी मनी है। तो इसमें क्या है कि जो फिर ये रियलाइज़ हुआ कि वो तो पॉलिटिकल रीजन से, राजनीतिक कारणों से इन्होंने शराबबंदी लाया, लेकिन शराबबंदी के लिए ये जगह तैयार नहीं था, मतलब बिहार तैयार नहीं था या कोई भी प्रदेश तैयार नहीं हो सकता। उसके लिए पहले आपको ग्राउंड पे काम करना होगा, लोगों को इसके फ़ायदे नुकसान समझाने होंगे, लोगों को जागृत करना होगा। केवल डंडे की मार से आप शराबबंदी नहीं कर सकते हैं। तो आप जैसे बोले कि सब कुछ अच्छा चल रहा था तो फिर रेजिग्नेशन की कहाँ तक बात थी। तो 14 साल की सेवा के बाद ये आखिरी का जो 1-2 साल रहा है, मैं इस ये में था कि मेरे जीवन का लक्ष्य क्या है। क्या मैं सिर्फ अपना एक गेस्टेड पोस्ट पे बैठा रहूं, सरकारी नौकरी करता रहूं, अपने परिवार का देखभाल करूं, या फिर अभी तक जो मैंने पढ़ा है, जो सीखा है, उसको समाज के बीच लेकर जाऊं और समाज के कल्याण के संदर्भ में कुछ काम करूं। वहाँ रह के मुझे वो भविष्य नहीं दिख रहा था, क्योंकि मैं लॉ के कारण ही हेडक्वार्टर गया था। तो लॉ मेरा बहुत क्लोज सब्जेक्ट भी है और लॉ के कारण ही मैं बीपीएससी क्वालिफाई भी किया, इसलिए मैंने लॉ को अडॉप्ट किया। और आपको बता दूं कि मेरा जो पहला केस है वो PIL ही है मोती झील पे, क्योंकि मोती झील आपने इन्हीं सब कारणों से नौकरी छोड़ दी और फिर लॉ ज्वाइन कर लिया और आपने PIL दाखिल किया मोती झील के विकास के लिए। प्रशासनिक सेवा के दौरान भी आपने काम किया, पटना हेडक्वार्टर में काम किया, वहाँ देखें आप वहाँ आपने ऑब्जर्व किया कि भाई बहुत सारी चीज़ें हैं, दिक्कतें हैं समाज में, आपने नौकरी छोड़ दी, वकालत में गए, फिर समाज के लिए काम करने लगे। तो ये समाज के लिए जो आप काम कर रहे हैं, आज पूर्वी चंपारण जिले में मोती झील के लिए काम कर रहे हैं, तो सिर्फ समाज में मोती झील एक मुद्दा नहीं है, बहुत सारे मुद्दे हैं, उस पर आप क्या सोचते हैं? बिल्कुल वाजिब बोले आप कि समाज में मोती झील ही एक मुद्दा नहीं है। मोती झील एक अहम मुद्दा है, इसलिए वो सेंटर पॉइंट था कि जैसे कि बहुत सारा चीज़ है, जैसे बहुत लोगों को विधिक परामर्श लेना होता है, बहुत से ऐसे लोग हैं जिनका विधिक परामर्श उनको लेना होता है, जो अफोर्ड नहीं कर पाते।
तो मेरा दरवाज़ा खुला हुआ है। मैं हमेशा से बोलता हूँ कि जो लोग अफोर्ड नहीं कर पा रहे, देखिए ये मेरा पेशा भी है, तो मैं ये नहीं बोलूँगा कि मैं एकदम से एक नौकरी छोड़ा हूँ और मैं एकदम से केवल समाज का काम कर रहा हूँ। मेरा ये पेशा भी है, मेरा प्रोफेशन है। मैं बजाबता, मेरा पटना में ऑफिस भी है, यहाँ का ऑफिस है। तो जो लोग सक्षम नहीं हैं किन्हीं कारणों से, उनको विधिक परामर्श देना, उनको सहायता देना, उनको मदद करना। अब मैं कुछ लोगों का नाम नहीं ले सकता हूँ कि सबको नाम लेके। अब मैं आपको एक बात बता देता हूँ कि एक मामला है मोतिहारी का, वो इकलौता, अभी जैसे कि इकलौता एक उनका लड़का है और वो गायब हो गया, उसका FIR तक लॉन्च नहीं हो रहा। घटना के जिक्र कुमार अमित सर ने किया। उस घटना को मैं बहुत ही करीब से जानता हूं। उस लड़के का नाम था हिमांशु। वो गायब हो गया, शायद ह्यूमन ट्रैफिकिंग का शिकार हो गया। लड़का जिंदा है या मर गया, अभी भी सस्पेंस बना हुआ है। जब मैं उस खबर को कर रहा था तो मैंने उस माँ के उस तरफ को देखा। मैंने देखा कि किस तरह से वो दर दर की ठोकर खा रही थी, किस तरह से वो एक FIR लिखवाने के लिए पुलिस प्रशासन से लेकर के स्थानीय सांसद महोदय के दरवाजे को खटखटाती थी, स्थानीय विधायक के दरवाजे तक जाती थी और बार बार ये गुहार लगाती थी कि मेरा FIR दर्ज करवा दीजिए सर, प्लीज मेरा FIR दर्ज करवा दीजिए, मेरे बेटे को खोजने में मदद कीजिए। लेकिन किसी ने ये नहीं किया। यहाँ के बड़े बड़े वकीलों ने सिर्फ ये करके, यह कह करके उन्हें वहां केस लेने से इनकार कर दिया कि इसमें कुछ है ही नहीं, कुछ हो ही नहीं सकता है। मैंने उस दर्द को देखा है, मैंने उस मां के तरफ को देखा है, मैंने उस पिता के पागल हो जाने की उस स्थिति को देखा है, जिसका पुत्र गायब हो जाता है, उस वियोग में वो पिता पागल हो जाता है। वो लड़का मेरे गांव का है, लेकिन पूरे मोतिहारी से किसी ने एक केस FIR दर्ज कराने में किसी के द्वारा कोई मदद नहीं की गई। लेकिन उस वक्त एक चेहरा जो सबके सामने आया, और मैं आज काफी ज्यादा इमोशनल हो रहा हूं। ये जो कुमार अमित जी हैं, उस परिवार के लिए, उस मां के लिए भगवान बनकर के सामने आए और इन्होंने पर्सनली अपने अप्रोच लगा करके तत्कालीन SP जो थे कांतेश मिश्रा सर, उन्हें इन्होंने कहा कि सर इस केस पे संज्ञान लिया जाए। उन्होंने SIT गठित की और आज कुमार अमित सर उस केस को देख रहे हैं। केस आगे बढ़ रहा है और मैं भी अपने आप को गौरवान्वित महसूस करता हूं कि जब पूरा शहर एक लड़के के खो जाने के बाद बहरा हो गया था, अंधा हो गया था, उस मां के तरफ को नहीं समझ रहा था, तो कुमार अमित सर आगे आए और कुमार अमित सर ने उस केस को लिया। आज वो केस आगे बढ़ रहा है। आगे क्या कुछ होगा, हमारी नजर उस पर बनी रहेगी। घटना के बारे में सर मैं आपसे जानना चाहता हूं। अब ये जो घटना आप बोले ना, ये एक तरह से समझिए कि जब मुझे ये जानकारी हुई, घटना जिस दिन घटित हुई थी, जब से वो बच्चा गायब हुआ था, उसके तकरीबन 8 महीने के बाद मुझे इस बात की जानकारी हुई किसी मित्र के माध्यम से कि ऐसी ऐसी बात है, इनकी प्राथमिकी तक दर्ज नहीं हो रही है। मैं जब उस महिला से मिला तो ऐसा लगा कि भाई ऐसा कैसे हो सकता है। एक शहर के बीच में बैठी हुई एक पढ़ी लिखी महिला है वो, और तमाम जगह वो जा चुकी हैं, उनकी प्राथमिकी दर्ज नहीं हो रही है और उनका इकलौता बच्चा गायब है। आप समझ रहे हैं इस बात को? किसी के घर का इकलौता हो या दोलौता हो, जो भी हो, लेकिन अगर बच्चा उसका गायब है एक माँ के लिए, वो कितना बड़ा बात है। और प्राथमिकी तक दर्ज नहीं हो रहा है महाराज, कोई सुनने वाला नहीं है। तो मैंने मुझे तो मैं बहुत अंदर से, अब मैं आपको क्या बताऊँ, हम लोग थोड़ा सा इमोशनल आदमी हैं तो जाहिर सी बात है। तो मैंने उसे अपना मैंने उसी दिन डिसाइड किया कि मैं इस मामले को ऐसे नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि मैं जिस चीज़ में लगता हूँ पूरी तन्मयता से लगता हूँ। मोती जी सामने उदाहरण है, उसको भी मैंने वैसे ही लिया, एकदम पर्सनल, कि मेरे घर का बच्चा गायब हो गया है। आप इमेजिन कीजिए ना, कोई आपका भाई अचानक से गायब हो जाता है और पूरी व्यवस्था बनी हुई है पुलिस की, न्याय की, और कोई साथ नहीं देता है, मतलब कोई सुन ही नहीं रहा भाई। आप समझ रहे हैं, हम लोग जंगल 8 महीने से, हाँ, और हम लोग किस एरा में जी रहे हैं, किस सिस्टम पे अपना पीठ थपथपाए। होनहार बच्चा जो उसका पूरा बैकग्राउंड था, आपके गांव का आपको पता होगा। तो मैंने उसको पूरा अध्ययन किया और मैंने एक कंप्लेंट केस फाइल किया CGM कोर्ट में, ह्यूमन ट्रैफिकिंग का मामला बना के, मतलब वही मामला ही है, बनाना क्या था। और CGM ने उस पर कॉग्निजेंस लिया और पुलिस को डायरेक्शन दिया गया कि आप FIR इंस्टीट्यूट कीजिए।
पुलिस FIR इंस्टीट्यूट की, प्राथमिकी बहुत सारी दर्ज होती है, अपने हिसाब से चलती रहती है, अपनी रफ्तार से। वो मुझे गवारा नहीं था क्योंकि इसमें 1 साल हो चुका था। तो मैं तत्कालीन SP से मिला और उनको पूरी कहानी मैंने समझाया कि इसमें देखिए क्या है, ये हो सकता है, ये एक बच्चे की बात नहीं है, हमारे समाज के एक बच्चे की बात नहीं है। इस तरह की कितनी माएँ होंगी, भाई बहन होंगे, पिता होंगे जिनके बच्चे गायब हैं नौकरी के नाम पर, ह्यूमन ट्रैफिकिंग के नाम पर, लेकिन वो हिम्मत नहीं कर पा रहे थाने तक जाने की। मेरा सहयोग उन लोगों को मिल गया कि मैं प्राथमिकी दर्ज करा पाया हूँ और आज आपसे आके अनुरोध कर रहा हूँ कि आप एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम बनाइए और इसके तह तक जाइए कि कौन से लोग हैं, कौन वैसा अपराध तंत्र है जो जुड़ा हुआ है, इसको कृत्य को अंजाम दे रहा है। हाँ, और देखिए कि भगवती की कृपा या उस माँ की दुआ कहिए जिसका बच्चा गायब है। मैं तो भगवान से यही प्रार्थना करता हूँ कि जहाँ कहीं हो, जब वो हमें मिले, सुरक्षित मिले। और एक ये गट फीलिंग भी रहता है। तो SIT बना और वो केस में कुछ लोगों से पूछताछ हुई अभी तक की जानकारी के अनुसार। फर्दर आगे भी डेवलपमेंट है और वो एक रास्ते पे चल पड़ा है। तो देखिए क्या होता है ना, अब यहाँ फीस की बात नहीं है, यहाँ पेशा की बात नहीं है, ये जो चीज़ हैं, ये सब चीज़ें आपके दिल से कनेक्टेड होती हैं। आपको बड़ा सुकून मिलता है कि कुछ न्याय की ओर हम लोग अग्रसर हैं। और जिस दिन कुछ परिणाम पॉजिटिव हम लोग को मिलेगा, बड़ी खुशी की बात होगी। अच्छा, उस माँ को अधिकार तो है ना पता हो कि उसके बच्चे के साथ क्या हुआ। बच्चा जिंदा भी है कि मर गया, भगवान ना करे कि ऐसा हो। वो इस धरती पे तब तक जब तक जिंदा रहेंगी उनको तो पता ही नहीं चलेगा ऐसी कितनी माएँ हैं कि हुआ क्या मेरे बच्चे के साथ, है भी कि नहीं भी है। तो रोज जी रही है, रोज मर रही है, तो कौन देखेगा, कौन सोचेगा इसके बारे में। तो इसलिए देखिए, हम आपको पहले ही बता दें कि मेरा ये वकालत पेशा है, बट इस तरह का कुछ मामला रहता है तो आपके चैनल के माध्यम से भी मैं बाकी लोगों से कहता हूँ कि जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते, जिनको लगता है कि मेरे सहयोग की आवश्यकता है, उनके लिए मेरा दरवाज़ा खुला हुआ है हमेशा। जब भी आएँ, जब चाहें, न्याय के लिए मेरे पास आना चाहें, मैं साथ हूँ। अन्याय के खिलाफ आना चाहें, मैं उनके साथ हूँ। हाँ, मेरे माध्यम से आप कुछ गलत कराना चाहेंगे तो उसके लिए आई एम सॉरी, उसके लिए मैं अवेलेबल नहीं हूँ। आपके साथ गलत हुआ, मैं हूँ आपके साथ। तो ये सब बातें हैं। आप समाज के लिए इतना, आपने जैसे बताया कि इमोशनल अटैचमेंट हो जाता है इसमें, पेशा को हम साइड कर देते हैं, लोगों के लिए दरवाज़ा खुला रहता है। समाज में बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी बातें आती हैं। तो जब समाज के लिए आप इतने तत्पर हैं तो चुनाव क्यों नहीं लड़ लेते हैं? देखिए, समाज के प्रति हम लोग ये कह लीजिए कि हमारे जीन में है। हमारा छोटा भाई है सुमित, तो वो भी है। मतलब ये बिना कोई बेनिफिट के बारे में सोचे हुए हम लोग ऐसे ही करते हैं। जहाँ दिल में आ गया कि भाई ये गलत हो रहा है तो खड़े होते हैं हम लोग। जहाँ तक रही बात इसका दायरा बड़ा हो, तो आप बात सही कह रहे हैं कि आप चुनाव क्यों नहीं लड़ लेते हैं। अभी जो राजनीति का जो हिसाब किताब है, जो हम जैसे लोगों को समझ में आता है कि धर्म, जात, बाहुबल और पैसे का खिलवाड़ हो गया है, तो उस परिस्थिति में मैं अपने आप को फिट नहीं पाता हूँ। फिट नहीं पाते हैं और जन सुराज से जुड़े हुए हैं, जन सुराज में काफ़ी एक्टिव रहते हैं आप। देखिए, ऐसा है कि जन सुराज भी एक राजनीतिक विचारधारा है और आप लोग जितना देखे होंगे, जितना समझे होंगे, ना वहाँ धर्म की बात होती है, ना वहाँ जात की बात होती है, ना वहाँ पैसे की बात होती है, ठीक है, ना वहाँ बाहुबल की बात होती है। जो इतना विस्तृत उसका दायरा है, लोग बाग जुड़ रहे हैं उससे, उस विचारधारा को अपने आप में समाहित कर रहे हैं और ये कारवा बन रहा है, आगे और बढ़ेगा। तो वहाँ जो है आप समझिए कि मेंटल फ्रीक्वेंसी मिलती है हमारी, वो बात हमें समझ में आती है। प्रशांत किशोर की जो बात है, सोच से आपका सोच मैच करता है। जी बिल्कुल, प्रशांत किशोर की बात है कि हम बेहतर बिहार की बात कर रहे हैं, बिहार को बदलना जरूरी। बेहतर बिहार की बात तो होगी, बेहतर मोतिहारी हो और मोतिहारी में बदलाव हो,
कभी आपने सोचा है कि मुझे चुनावी मैदान में कूदना चाहिए? ये धन बल बाहुबल छोड़ दीजिए, आप समाज के लिए काम करते हैं ना, तो समाज में बदलाव होना चाहिए। ठीक है, आप चुनाव बाद की बात है, आप इंडिविजुअल यहाँ के नागरिक होने के नाते आप चाहते हैं ना कि बदलाव हो, तो आपने सोचा है कि मुझे कूदना चाहिए एक बार इसमें भी? जैसे आप केस के लिए कूदते हैं, लीकर पकड़ने के लिए कूदते हैं, तो चुनाव लड़ने के लिए भी मैदान में उतरना चाहिए। आपका कहना ठीक है, बिल्कुल सही बात है, लेकिन क्या है ना, चुनाव जो है वो एक मेरे हिसाब से सामाजिक आंदोलन है। मैं उसको सामाजिक आंदोलन के तौर पर लेता हूँ। तो अगर ये मेरा सिर्फ सोच नहीं है, ये सोच बहुत सारे युवा वर्ग है, बहुत सारे खिलाड़ी हैं यहाँ पे, मतलब मैं देखता हूँ स्पोर्ट्स की क्या स्थिति है यहाँ पे, ठीक है, तो खिलाड़ी हैं, युवा हैं, विद्यार्थी हैं, आधी आबादी जिसको हम लोग बोलते हैं, महिलाएं, जैसे ये हमारे जो एक एपिसोड है कि वो कहीं जा नहीं सकती हैं, ठीक है। तो अगर हम इसको एज ए सामाजिक आंदोलन लेंगे, अगर लोगों का समर्थन रहा, इस तरह से लोग चाहते हैं कि यहाँ कुछ परिवर्तन हो मूलचूल, तो अगर मेरे सपोर्ट में लोग रहेंगे तो इस पर विचार किया जाएगा। मैं सिरे से खारिज नहीं करता हूँ इस बात को। मतलब लोग चाहेंगे तो आप इस चुनावी दंगल में भी कूदने को तैयार रहेंगे? जी बिल्कुल, पीछे नहीं हटिएगा ना। अपनी जन्मभूमि और कर्म भूमि के लिए मैं कभी पीछे नहीं हटूंगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। थैंक यू। आपने देखा कि हम कुमार अमित सर से बातचीत कर रहे थे और बातचीत के अंतिम दौर में ये सामने आया, चुनाव की बात सामने आई, तो मैं एक बार और कुमार अमित सर का परिचय दे देना चाहता हूं कि 14 वर्ष तक प्रशासनिक सेवा का जिसके पास अनुभव है और पटना हाई कोर्ट में अभी ये वकील हैं, समाज के लिए लगातार काम कर रहे हैं, तो ऐसे लोगों को चुनावी मैदान में उतरना चाहिए या नहीं उतरना चाहिए? कमेंट में अपनी राय जरूर रखिएगा। आप बने रहिए, आप हमारे साथ देखते रहिए फाइनल पोस्ट। बहुत बहुत धन्यवाद।